तो ओपन चेन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। आईयूपीएसी नेम्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो साइक्लिक कंपाउंड्स का आईयूपैक नेम्स में प्रोसेस वही रहेगा हमारा, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द सिलेक्टेड कार्बन चेन एंड देन आईयूपैक नेम। और फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था, देखो P2, P1, एल्क, S1 एंड S2। और क्या मैं बात कर सकता हूं, इस बार P1 पार्ट प्रेजेंट रहेगा क्योंकि P1 इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। और अब हम जो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं वो साइक्लिक कंपाउंड्स का ही नेम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप ध्यान देना, देखो ओपन चेन कंपाउंड के सिमिलर ही आपको प्रोसेस स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, लेकिन जब आप साइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपैक नेम लिखेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले एक काम ऐसा स्पेशल करना होगा जो ओपन चेन में अभी तक हमने नहीं किया था। देखो साइक्लिक कंपाउंड अगर आपको दिया है तो हो सकता है कि जो साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड ओपन चेन पार्ट। ध्यान देना, हो सकता है जो साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड ओपन चेन पार्ट। जैसे ये कंपाउंड आप कह सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, रिंग एंड ओपन चेन। तो अब ऐसे में क्या होता है, देखो अगर कंपाउंड रिंग और ओपन चेन पार्ट का कॉम्बिनेशन है तो आउट ऑफ दीज टू पार्ट्स you have to select one of the part as the main part of compound. Main part of the compound that is the part having principal carbon chain of the compound. तो अब यहां पर पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि इस कंपाउंड के ओपन चेन पार्ट को हम मेन पार्ट कंसीडर करें या रिंग वाले पार्ट को मेन पार्ट कंसीडर करें। मतलब हम इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन से पार्ट में सेलेक्ट करें, ओपन चेन पार्ट में या रिंग में। तो इसके लिए अब रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए देखो हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम मेन पार्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो ध्यान देना, if a compound is combination of open chain and closed chain parts। अगर कोई कंपाउंड आपके पास ओपन चेन और क्लोज्ड चेन पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है देन वन ऑफ द पार्ट्स is selected as the main part। Then one of the part is selected as a main part। अब क्वेश्चन है कि उस मेन पार्ट का सिलेक्शन का बेसिस क्या होगा। इट इज बेस्ड ऑन द गिवन it is based on the given priority order। ये किस बेसिस पर होगा, इस गिवन प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर होगा। और वो ऑर्डर क्या है, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, रिंग। आप ध्यान देना, अगर आपके पास कोई कंपाउंड ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन दोनों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है तो आउट ऑफ द टू पार्ट्स वन ऑफ द पार्ट इज सिलेक्टेड ऑन एज अ मेन पार्ट एंड दैट सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन दिस प्रायोरिटी ऑर्डर। व्हाट डज इट मीन, द पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, द पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड विल बी सिलेक्टेड एज अ मेन पार्ट। इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट और सपोज
both the parts are having same functional group, then the selection of the main part will be based on multiple bond. If it is not possible according to multiple bond, then the part which can provide more number of carbon atoms in PCC will be selected as the main part. And if number of carbon atoms which can be present in PCC is also same, then ring will be considered as the main part. मैं आपको सभी का कुछ एप्लीकेशन आपको कंपाउंड में बताता हूँ, ध्यान देना. जैसा आप देखो, अगर आपको इसमें इस ऑर्डर को मैं यहां लिख देता हूं. प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी एंड रिंग. चलिए अब इसकी एप्लीकेशन बताता हूं मैं आपको. जैसा आपके पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स प्रेजेंट है, रिंग एंड ओपन चेन पार्ट. नाउ आउट ऑफ दीज टू पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट इज टू बी सिलेक्टेड एज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड. तो क्वेश्चन है कैसे हम मेन पार्ट कंसिडर करें, ओपन चेन को या रिंग को. तो जैसा कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग द पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑफ द कंपाउंड विल बी सिलेक्टेड एज द मेन पार्ट. नाउ OH और NH2 सीनियर फंक्शन ग्रुप कौन है, OH. प्रायोरिटी ऑर्डर में OH ग्रुप कम्स फर्स्ट देन NH2. तो OH group you can say is the principal functional group of the compound. OH group is compound का principal functional group है, and since it is present in open chain part, so this part will be considered as the main part of compound, and now this part will be considered as substituent. तो एक पार्ट को हमने मेन पार्ट कंसिडर किया और दूसरे वाले पार्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे. और जैसे हमने मेन पार्ट कंसिडर किया उसमें अब हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा. So this is how main part can be selected on the basis of principal functional group. क्या ये बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल आप देखो, अगर आपके पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड अगर आपके पास है तो अब इस केस में देखो, अगेन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, रिंग एंड ओपन चेन पार्ट. एंड नाउ एज यू कैन सी देयर इज नो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड. So selection of the main part cannot be done according to principal functional group. So now after principal functional group, priority will be given to multiple bond. And since it is present in closed chain part, open chain part is not having any multiple bond. So now this closed chain part will be considered as the main part and open chain part will be considered as substituent. इस part को फिर हम substituent की तरह treat करेंगे. यहाँ पर हमने main part का selection किस basis पर किया है, multiple bond के basis पर किया है. और अगर आपके पास ये कंडीशन है, और यहां पर अगर हमें मेन पार्ट का सिलेक्शन करना है तो ध्यान देना, इस केस में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एब्सेंट है, मल्टीपल बॉन्ड एब्सेंट है. नाउ द प्रिंसिपल पार्ट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच कैन बी प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन. अब मान लेते हैं आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, एक और कार्बन, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है. अब इसमें हमें मेन पार्ट का सिलेक्शन करना है. तो देखो, इफ दिस पार्ट इज सिलेक्टेड एज द मेन पार्ट, हाउ मेनी कार्बन एटम्स कैन बी प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, 1 2 3 4. एंड इफ रिंग इज कंसीडर्ड एज द मेन पार्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी विल बी 5. सो द पार्ट व्हिच कैन प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी सिलेक्टेड एज द मेन पार्ट. सो रिंग विल बी कंसीडर्ड एज द मेन पार्ट एंड आउटसाइड पार्ट विल बी कंसीडर्ड, अदर पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट. तो ये हमने नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे सिलेक्शन किया. और अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो, now you have to select main part as of the compound. As we discussed that the part having principal functional group will be the main part, but you can see in this case there is no principal functional group in the compound. Then priority is given to multiple bond, but there is no multiple bond in the compound. Then priority is given to number of carbon in PCC. Now if this part, ring part is selected as the main part, 3 carbon atoms will be present in PCC, but you can see if this open chain part is selected as the main part, in this case also number of carbon atoms in principal carbon chain will be 3. यहाँ भी तो 3 कार्बन ही होंगे ना. तो अब क्वेश्चन है फिर
नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर भी अगर हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करें? इन दैट केस प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रिंग। तो वो सिमेट्री वाला केस जब आ जाएगा देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रिंग। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर रिंग विल बी कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट एंड दिस ओपन चेन पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात समझ में आ गई? तो दिस इज हाउ वी हैव टू सेलेक्ट मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड एंड इन दैट केस the other part of the compound is treated as a substituent। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब आप ध्यान देना। इसके बाद में सेकेंड रूल मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो कुछ रूल्स तो इसमें वही ओपन चेन कंपाउंड के ही रूल्स हैं, बस यहां पर आपको जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं जहां पर मोस्टली स्टूडेंट एरर करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में। तो पहला पॉइंट तो मेन पार्ट के सिलेक्शन में कई बार स्टूडेंट एरर करते हैं, वो मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। आपको सपोज ये कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड में अब हमें इसका सपोज आईपैक नेम लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कंपाउंड का मेन पार्ट सेलेक्ट करना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं नाउ इन दिस कंपाउंड विच पार्ट विल बी सेलेक्टेड एज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड? कौन से पार्ट को हम यहां पर मेन पार्ट कंसिडर करेंगे? ओपन चेन पार्ट या क्लोज्ड चेन पार्ट? क्या लगता है आपको इसमें हम किस पार्ट को मेन पार्ट करें? ध्यान देना, आंसर है क्लोज्ड चेन पार्ट। दिस रिंग विल बी कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, अगर इस कंपाउंड में आपसे पूछा जाए कि मेन पार्ट क्या होगा, ओपन चेन या क्लोज चेन, तो आंसर है क्लोज चेन पार्ट, मतलब रिंग को मेन पार्ट कहेंगे। क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में ओपन चेन पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस कंपाउंड में ओपन चेन पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। कई बार स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, देखो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये पार्ट हम मेन पार्ट कंसिडर करने हैं, ये पार्ट तो जाएगा इसमें ओपन चेन पार्ट और ये पार्ट हो जाएगा रिंग, तो इसे हम मेन पार्ट कहते हैं। ध्यान देना, इसे हम मेन पार्ट इसे हम ओपन चेन पार्ट की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे और उसका रीजन क्या है? ध्यान देना, देखो इस कंपाउंड में अगर बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ रिंग। यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये रिंग के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है और फिर भी अगर मैं इसे एक सेपरेट पार्ट की तरह ट्रीट करता हूं, मैं अगर ये कहूं कि नहीं भाई इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो प्रेजेंस है वो तो एक अलग ओपन चेन पार्ट में है, अगर मैं इसको एक अलग ओपन चेन पार्ट में कंसीडर करूंगा तो फिर आप सोचिए ऐसे तो फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग का पार्ट कब बनेगा? ऐसा फिर कौन सा केस आएगा जिसमें हम ये कहेंगे कि रिंग इज हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? आप सोचिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, फिर भी अगर हम इसे रिंग का फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट ना करके एक सेपरेट पार्ट ओपन चेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर तो आप सोचिए ऐसा तो फिर कोई केस ही नहीं बन पाएगा कि हम ये कह पाए कि हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड में रिंग में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है, फिर भी अगर मैं इसे एक सेपरेट पार्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो फिर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन नेवर बी द फंक्शनल ग्रुप ऑफ रिंग पार्ट। फिर तो ये रिंग का कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब इसके बाद में ये अंदर तो जा नहीं सकता। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, इफ a functional group is directly attached to the ring, it is considered as a part of ring, not a separate part. इसे हम रिंग का ही पार्ट कंसिडर करेंगे, इसे एक सेपरेट पार्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। और ध्यान देना, टू कंसिडर इट एज अ सेपरेट पार्ट, टू कंसिडर इट एज अ सेपरेट पार्ट, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन कार्बन एटम बिटवीन दिस फंक्शनल ग्रुप एंड रिंग। अगर हम इसे एक सेपरेट पार्ट की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस फंक्शनल ग्रुप और रिंग के बीच में, जब इस फंक्शनल ग्रुप और रिंग के बीच में कम से कम एक कार्बन और प्रेजेंट हो। अगर यहां पर हम बात करें तो नाउ देयर इज कार्बन एटम बिटवीन फंक्शनल ग्रुप एंड रिंग, एंड नाउ यू कैन से दैट दिस कंपाउंड इज हैविंग टू पार्ट्स। व्हिच टू पार्ट्स? दिस पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट पार्ट ओपन चेन पार्ट, एंड दिस पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट पार्ट रिंग पार्ट।
यहां पर आप कह सकते हैं कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, दिस इज ओपन चेन पार्ट एंड दिस इज क्लोज चेन पार्ट. बट in this compound, you can't consider this group as a separate part, as an open chain part. No. So what is the ultimately rule? If a functional group is directly attached to the ring, if a functional group is directly attached to the ring, it is considered as a part of ring, not a separate part. To consider it as a separate part, at least one carbon atom is required to be present between ring and functional group. तब हम उसे एक सेपरेट पार्ट की तरह ट्रीट कर पाएंगे. ये बात समझ में आ गई? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो इस केस में मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज रिंग, क्योंकि यहां पर ओपन चेन पार्ट है ही नहीं. और यहां पर मेन पार्ट क्या होगा? अब आप कह सकते हैं यहां पर दो पार्ट्स हैं, ओपन चेन और रिंग. और कौन से पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड and that is present in this open chain part. So this part will be considered as a main part and this part will be considered as a substitute. और यहाँ पर हमने रिंग को मेन पार्ट कंसिडर किया है और हम ये कहेंगे कि दिस रिंग इटसेल्फ इज हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है. तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो हम उसे रिंग का फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, उसे एक सेपरेट पार्ट ओपन चेन पार्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे. दिस इज द रूल नंबर 2. So in the rule number 2, if a functional group is directly attached to carbon of ring, it is considered as a part of ring not a separate part. Not a separate part. To consider it as a separate part, at least one carbon is required to be present between ring and the functional. तब हम उसे एक सेपरेट पार्ट की तरह ट्रीट कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया. अब बात करते हैं इसमें रूल नंबर 3 की. रूल नंबर 3 के लिए आप मुझे बताएं, अगर आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं which part will be considered as the main part of compound, ring or open chain. तो समझ में आ रहा है इसमें ओपन चेन पार्ट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हैं. तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को रिंग के फंक्शनल ग्रुप मानते हुए हम रिंग को मेन पार्ट कंसिडर करेंगे. सो देयर इज नो ओपन चेन पार्ट इन दिस कंपाउंड. मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज द ओनली पार्ट दैट इज रिंग. चलिए, अब मेन पार्ट का सिलेक्शन हो चुका है. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड. तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो दिस OH ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट. OH ग्रुप यहां पर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. अब प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है और उसकी नंबरिंग करना है. तो मेरा क्वेश्चन है कि अब इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? इसमें अगर हमें नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट की जाए? देखो, ओपन चेन कंपाउंड्स में आप याद करो हमने डिस्कस किया है, इफ अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ इज हैविंग कार्बन, इट्स कार्बन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट कार्बन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन. हम वहीं से कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते थे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से. तो क्वेश्चन है कि यहां पर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, क्या हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे? चलिए ऐसा करते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके देखते हैं. मैं आपको थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझाना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप रूल को रटे याद करें, बहुत कंसेप्चुअली आप समझे इसको. चलिए ऐसा करते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं.
तो फिर ये नंबर 2, क्योंकि रिंग अगर मेन पार्ट है तो रिंग के कार्बन की तो नंबरिंग होगी, फिर रिंग अगर मेन पार्ट है तो उसके कार्बन तो कार्बन चेन में आएंगे। तो अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अगर मैंने नंबर 1 मार्क किया है अकॉर्डिंग टू ओपन चेन कंपाउंड, तो फिर अब ये नंबर 2। अब बताओ कैसे मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? देखो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट क्लोज होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड क्लोज होगा। और याद करो इन केस ऑफ नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर तो ये हो जाएगा नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब जरा ध्यान देना, अगर मैंने यहां पर नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट किए तो नंबरिंग में मेरे पास टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? 7। और अगर इसमें नंबरिंग में 7 कार्बन आ रहे हैं तो जब मैं इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखूंगा तो पहले तो मैं लिखूंगा पार्ट P2, दैट इज द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर मैं लिखूंगा पार्ट P1 क्योंकि इस बार P1 भी आएगा, साइक्लिक कंपाउंड है, और पार्ट P1 क्या आएगा? साइक्लो। फिर मैं लिखूंगा एल्क। अब आप सोचिए जब मैं इसके लिए P1 लिखूंगा साइक्लो, और फिर जब मैं पार्ट लिखूंगा इसमें एल्क, तो एल्क तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसमें 7 कार्बन है, तो फिर तो मुझे यहां पर क्या लिखना होगा? साइक्लोहेप्ट लिखना होगा। और साइक्लोहेप्ट अगर मैंने इस कंपाउंड के लिए लिखा तो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइक्लोहेप्ट का मतलब क्या है? साइक्लोहेप्ट का मतलब है रिंग कंपोज्ड ऑफ 7 एटम्स। तो क्या यहां पर रिंग 7 एटम्स की है क्या? नो। तो ये साइक्लोहेप्ट तो फिर यहां पर गलत होगा। वास्तव में आप देखो इस कंपाउंड का अगर मेन पार्ट रिंग है तो रिंग इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स, तो फिर तो यहां पर हेप्ट नहीं हेक्स आना चाहिए। तो क्वेश्चन है फिर नंबरिंग में क्या, इसका मतलब नंबरिंग में हमसे मिस्टेक हुई है। तो वास्तव में देखो नंबरिंग में क्या मिस्टेक हुई है इस केस में अगर बात की जाए तो नंबरिंग, ध्यान देना, नंबरिंग हमें यहां से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें रिंग इज द मेन पार्ट। तो जब भी कंपाउंड का मेन पार्ट रिंग है तो जो नंबरिंग होगी वो केवल रिंग के कार्बन एटम्स की होगी, उसमें आउटसाइड वाला कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसी पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देना। इफ ring is the main part of compound, then if ring is the main part of compound, then outside carbon are not included in नंबरिंग। इस केस में आप आउटसाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो एल्क हम यूज करेंगे वो किस बेसिस पर यूज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन रिंग। दैट इज एल्क इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। तो फिर तो अगर मुझे यहां पर एल्क किस बेसिस पे यूज करना है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, तो फिर तो यहां पर रिंग में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और अगर मैं 6 कार्बन के लिए एल्क यूज करूंगा तो वो तो हेक्स होगा। मतलब यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन हमें रिंग के कार्बन को ही कंसिडर करना है, आउटसाइड वाले कार्बन को हम नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन है फिर इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? तो देखो ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहां से। ध्यान देना, अगर हम बात करें तो इसमें ये नंबरिंग गलत होगी। अब इस केस में देखो, जैसे कि हमने रूल डिस्कस किया कि अगर कंपाउंड का मेन पार्ट रिंग है तो आपको नंबरिंग रिंग के कार्बन की करनी है, आउटसाइड वाले कार्बन्स को आप नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर मुझे रिंग के कार्बन की नंबरिंग करनी है तो फिर तो मैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लीस्ट पोजीशन असाइन करने के लिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा। और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद में बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए ये इसकी नंबरिंग करूंगा। और अब आप कह सकते हैं नंबरिंग इज फ्रॉम फर्स्ट टू 6 अप टू 6, तो 6 कार्बन के लिए फिर मैं यूज करूंगा हेक्स। मतलब यहां पर फिर हेप्टी की जगह क्या आ जाएगा? हेक्स। और अगर हेक्स आएगा तो साइक्लोहेक्स। नाउ इट इज करेक्ट
representation of this compound. अब ये कहना सही होगा कि this compound is cyclohexane, मतलब ring composed of 6 atoms. चलिए अब इस compound का IUPAC name लिखते हैं. तो इस compound का IUPAC name क्या हो जाएगा? देखो, first of all we write P2, that is 5 hydroxy, then P1 cyclo. Ring is the main part of compound, so it is cyclic compound cyclo. This is the part P2, this is part P1, then alk. 6 carbon atoms in carbon chain, it will be hex. Suffix first. An, ene, ine, so it will be ene. Position is 2, so it will be 2 ene. And now suffix second. चला ध्यान देना, इस ग्रुप के लिए सफिक्स आप क्या यूज करोगे? आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट ओइक एसिड. याद करो, ये भी हमने डिस्कस किया है कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कार्बन चेन में इन हो तब तो उसका जनरल सफिक्स हम यूज करते हैं S2 के फॉर्म में. लेकिन अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कार्बन चेन से आउट हो तो हम उसका एडिशनल सफिक्स यूज करते हैं. और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशनल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहां पर आ जाएगा हेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड. इट इज 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड. और इसमें आप कह सकते हैं 5 हाइड्रोक्सी इज द पार्ट P2, cyclo is the part P1, hex is the part alk, ene is the part S1 and carboxylic is the part S2. और ये समझ में आ रहा है ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन से आउट है, वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन नहीं है. जब इन होगा तब ओइक एसिड लिखते हैं और जब आउट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट IUPAC नेम्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स. और एग्जांपल अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इन रूल्स को अप्लाई करते हुए. इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. पहले इन 3 कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं. देखो, फर्स्ट कंपाउंड की अगर बात की जाए तो यहां तो आप कह सकते हैं रिंग इज द ओनली पार्ट प्रेजेंट इन कंपाउंड. इसमें ओपन चेन पार्ट है ही नहीं, क्योंकि देखो जब फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो हम उन्हें रिंग का ही पार्ट मानते हैं. तो द ओनली पार्ट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज रिंग. अब आप देखो यहां पर अगर बात की जाए तो रिंग अगर एक ही पार्ट है, रिंग ही पार्ट है, तो उसी को मेन पार्ट कंसिडर करेंगे और उसी में कार्बन चेन सिलेक्शन की बात करेंगे. और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिंग अगर मेन पार्ट है तो जो रिंग के कार्बन एटम्स होंगे वही इस कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी. अब हमें करना है इसकी नंबरिंग. तो जरा ध्यान देना, क्लोरीन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो OH ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड. और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले नंबरिंग में हम प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देते हैं. मतलब इस तरह से नंबरिंग हमें करना होगा कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन असाइन होना चाहिए. तो फिर तो इस केस में अगर बात की जाए टू असाइन लीस्ट पोजीशन टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस कार्बन. हम यहां से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. अब आप देखो, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड विल बी क्लोज टू यू, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट विल बी क्लोज टू यू. तो बताओ नंबरिंग में हम किसको प्रायोरिटी दें, मल्टीपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को? तो याद करो, इन केस ऑफ नंबरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी इज गिवन टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट एंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और याद करो सब्स्टिट्यूएंट में भी हम बात करते हैं सेट ऑफ लोकेंट रूल की. तो फिर तो बिफोर सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड. तो फिर तो क्लॉकवाइज हम इसमें मूव कर जाएंगे.
और ये यहाँ पर इस कंपाउंड की नंबरिंग हो जाएगी। बस अब आपको आईपैक नेम लिखना है, और देखो आईपैक नेम लिखने का फॉर्मेट वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट P2, देन P1, देन एल्क S1 एंड देन S2। ये हमें कंपाउंड में कंपाउंड का आईपैक नेम लिखने के लिए सीक्वेंस फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो P2, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, द सब्स्टिट्यूएंट पार्ट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज क्लोरो, इट्स पोजीशन इज 5, so it will be 5 chloro, that is the part P2. Now it is cyclic compound, so the part P1 will be used and that will be cyclo, तो जाएगा cyclo। Alk, number of carbon atoms in ring, 6 carbon atoms in ring, it will be hex। Suffix first, ane, ene, ine, double bond is present in the carbon chain, position is 2, so it will be 2-ene, and suffix second all, आप चाहें तो उसकी पोजीशन मेंशन करें 1, अदरवाइज आप सोचिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग में प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन लीस्ट असाइन करने के लिए वो जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, अंडरस्टूड है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे तो पोजीशन उसकी 1 ही आएगी। तो आप लिख सकते हैं हेक्स 2 इन ऑल, या आप चाहे तो लिख सकते हैं हेक्स 2 इन 1 ऑल, वो भी सही होगा, बट 1 मेंशन करना यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ऑल की पोजीशन यहाँ पर 1 ही रही होगी, क्योंकि उसको हमने लीस्ट प्रायोरिटी लीस्ट पोजीशन असाइन करने के लिए जिस कार्बन से वो अटैच्ड होगा हमने डेफिनेटली नंबरिंग वहीं से स्टार्ट की होगी। तो ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड में आप देखो, यहां पर अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड में 2 पार्ट्स प्रेजेंट है, ओपन चेन पार्ट एंड क्लोज चेन पार्ट, एंड आउट ऑफ दीज 2 पार्ट्स नाउ वन ऑफ द पार्ट इज टू बी सेलेक्टेड एज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द कंपाउंड। हमें एक पार्ट को यहां पर प्रिंसिपल पार्ट मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है किसे प्रिंसिपल पार्ट कहें, ओपन चेन पार्ट को या रिंग को? तो प्रिंसिपल पार्ट के सिलेक्शन में सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। इज देयर एनी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड? यस, OH ग्रुप। इज इट प्रेजेंट इन ओपन चेन पार्ट और क्लोज चेन पार्ट? ओपन चेन पार्ट। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्योंकि ओपन चेन का पार्ट है तो फिर यहां पर इसे हम मेन पार्ट और रिंग वाले पार्ट को अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? और अब आप ध्यान देना, देखो ये अगर मेन पार्ट है तो जो मेन पार्ट है उसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा, और यहां पर अगर बात की जाए तो इसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में हमारे पास 3 कार्बन हो जाएंगे। सो दिस कंपाउंड इज हैविंग 3 कार्बन एटम्स इन इट्स प्रिंसिपल कार्बन चेन। नंबरिंग, आउट ऑफ दीज 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेलेक्टेड कार्बन चेन, numbering will be started from the terminal to which principal functional group is nearer। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यहां से नियर है, तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये इस कार्बन चेन की नंबरिंग होगी। अब हमें लिखना है कंपाउंड का नेम, और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नेम। जरा इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम सोचिए क्या होगा। देखो अगर सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर में कभी भी प्रॉब्लम हो तो बेस्ट टेक्निक है आप उसे मेन पार्ट से अलग करो, आपको उसका नेम अपने आप समझ में आएगा। देखो अगर आप इस सब्स्टिट्यूएंट पार्ट को मेन पार्ट से अलग कर दें तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है, राइट। और याद करो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट का जब आप नोमेनक्लेचर करते हो तो मैंने आपसे कहा था कि फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को हम हमेशा नंबर 1 मार्क करते हैं। तो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को नंबर 1 मार्क करें तो 1 2 3, और इसका नेम क्या लिखा जाए, साइक्लो, क्योंकि नहीं है 3 कार्बन एटम से तो हो जाएगा प्रोप, और सफिक्स फर्स्ट क्या आएगा, इन या इनाइल, तो आंसर है इनाइल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोप, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है तो साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो जाएगा, दिस इज साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। आइल YL आएगा लास्ट में, ध्यान देना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर कंपाउंड होता तो इन, बट सब्स्टिट्यूएंट है तो इनाइल। क्लियर होनी बात है? क्योंकि याद करो नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर गिवन एज अल्काइल, एल्किनाइल एंड अल्काइनाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमने डिस्कस किया था। तो अब जरा देखो, अब इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं। 3 इज द पोजीशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इन द मेन कार्बन चेन, तो जाएगा 3 साइक्लो प्रोप 2 इनाइल। ये तो जाएगा इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम विद पोजीशन 3। अब आ जाएगा इसमें ओपन चेन पार्ट है तो ओपन चेन पार्ट के लिए P1 पार्ट एब्सेंट हो जाएगा, तो अब लिखेंगे एल्क। 3 कार्बन एटम्स इन चेन, इट विल बी प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स फर्स्ट हो जाएगा एन, और सफिक्स सेकंड OH ग्रुप की पोजीशन 1 है तो जाएगा 1 ऑल। और इस बार आप ध्यान देना, यहां पर OH ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना होगा, क्योंकि आप सोचिए अगर ये OH ग्रुप यहां पर ना होकर के सेकंड कार्बन पर होता तब भी नंबरिंग तो टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, और टर्मिनल से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं
तो OH ग्रुप की पोजीशन फिर उस केस में 2 हो जाती है। तो यहाँ पर हमें फिर 1 को मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि OH ग्रुप की पोजीशन 1 के अलावा कुछ और भी इसमें हो सकती है, इट कैन बी 2 ऑल्सो। क्लियर? तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड। यहाँ भी कंपाउंड में 2 पार्ट्स हैं, ओपन चेन पार्ट एंड क्लोज चेन पार्ट। अगेन वन ऑफ द पार्ट विल बी सेलेक्टेड एज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड, एंड नाउ दिस टाइम ring will be considered as the main part since it is having principal functional group of the compound। इस बार कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसका पार्ट है? रिंग का पार्ट है। पहले वो किसका पार्ट था? ओपन चेन का। तो यहां हमने ओपन चेन को मेन माना, इस बार हमें रिंग को मेन पार्ट कंसीडर करना होगा, एंड नाउ दिस पार्ट विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, राइट? चलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट है रिंग, तो अब हमें नंबरिंग रिंग के कार्बन की करनी है, क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन अब रिंग के कार्बन है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन असाइन करने के लिए हम नंबरिंग इसमें स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से। अब बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो अगर मैं इस तरह से मूव करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आएगी 3, और अगर मैं ऐसे मूव करता हूं तो 2। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हम इसमें मूव कर जाएंगे। चलिए अब सबसे पहले लिखें सब्स्टिट्यूएंट का नेम। जरा देखो इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या आएगा? बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने इसको सेपरेट करके आपको बताया, मैं इसको यहां पर सेपरेट करके बता रहा हूं। अगर आप इसे मेन कार्बन चेन से सेपरेट कर लेंगे तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है। फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को नंबर 1 मार्क करो, तो ये नंबर 2, ये नंबर 3, क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इनाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इनाइल। प्रोप 2 इनाइल, ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा, या आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 प्रोपिनाइल। देखो मैं आपसे कहता हूं कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने के लिए आप उसे मेन चेन से अलग करो तो उसको लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप ये काम डायरेक्ट कंपाउंड में भी कर सकते हैं। आप सोचिए जब आप इसको सेपरेट करके अलग से लिखते हैं और इस कार्बन पर आप फ्री वैलेंसी शो करते हैं, और इस फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं फ्री वैलेंसी इस पार्ट को जब आप मेन पार्ट से अलग करोगे तो फ्री वैलेंसी तो डेफिनेटली उसी कार्बन पर आएगी ना जिस कार्बन से ये मेन पार्ट में डायरेक्टली अटैच्ड है। तो फिर आप जो काम इसको सेपरेट करके कर रहे हैं आप ये भी कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग आप डायरेक्टली कौन से कार्बन से स्टार्ट करें? उस कार्बन से स्टार्ट करें जहां से वो मेन पार्ट में अटैच्ड है, क्योंकि यही वो कार्बन होगा जो इसको सेपरेट करने के बाद में जहां पर फ्री वैलेंसी होगी। तो ये काम आप डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं। तो जाएगा प्रोप 2 इनाइल। बस ये ध्यान रखना प्रोप 2 इन मत लिख देना, ये प्रोप 2 इनाइल होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए एरर ना हो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट के नेम पहले इनको अलग करके अलग से लिखो और फिर उसको आप अरेंज करो। धीरे धीरे फिर आपको प्रैक्टिस में डायरेक्ट कंपाउंड में भी सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना आ जाएगा। तो आप देखो इसकी पोजीशन है 2, तो जाएगा 2 prop 2 enyl, 2 prop 2 enyl. Ring is the main part of compound, so now P1 it will be cyclo. 3 carbon atoms in ring. Prop suffix first in and suffix second all, तो हो जाएगा propanol. और यहाँ पर अब OH ग्रुप की पोजीशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप OH ग्रुप है, तो अंडरस्टूड है रिंग के जिस कार्बन से ये अटैच्ड होगा हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको लीस्ट पोजीशन असाइन करने के लिए। तो फिर उसकी पोजीशन 1 ही आनी है, तो आप लिख सकते हैं प्रोपेन ऑल या प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो इस तरह से आप साइक्लिक कंपाउंड के आईपैक नेम्स लिख सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। इन कंपाउंड्स के आईपैक नेम लिखे जाएं। अब जरा ध्यान देना, देखो इस कंपाउंड का आईपैक नेम लिखना है। अब इसमें ओपन चेन पार्ट तो है नहीं, द ओनली पार्ट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज क्लोज चेन पार्ट।
क्योंकि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। अब जरा ध्यान देना। चलिए फिर अगर इसमें रिंग इज द ओनली पार्ट ऑफ द कंपाउंड तो इसी को हम मेन पार्ट कंसीडर करते हुए इसकी नंबरिंग करेंगे। अब क्वेश्चन है इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट की जाए, इस बात को समझना अच्छे से। इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एरर करते हैं, तो एरर ना हो इस चीज को समझना अच्छे से। देखो जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो नंबरिंग में आप प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को दो या फिर नंबरिंग में आप प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स को दो। तो बोलो प्रायोरिटी फर्स्ट किसको दी जाए, मल्टीपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को? तो आंसर है मल्टीपल बॉन्ड को। इसका मतलब आपको पहले मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन असाइन करना है, और मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन असाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अब देखो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो तो इस डबल बॉन्ड को पोजीशन 1 असाइन हो जाएगी। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि अगर मैंने नंबरिंग यहां से 1 स्टार्ट की है तो अब मैं नंबर 2 कार्बन किसे कहूंगा? तो ध्यान देना, इस मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन 1 असाइन करने के लिए आपको नंबरिंग में कंटिन्यूएशन में इसके सेकंड कार्बन को भी कवर करना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि इसे 1 कहने के बाद में आप इसे 2 कह दें, इसे 3 कर दें। नो, आप ध्यान देना। अब अगर आप इसको पोजीशन 1 असाइन करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को कंटिन्यूएशन में कवर करना पड़ेगा। मतलब इसे अगर आपने 1 कहा तो इसे आपको 2 कहना पड़ेगा, तब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 कंसीडर कर पाएंगे। अगर आप ऐसे चलोगे तो 1 2 3 4 5 6, उस केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 नहीं 6 मानी जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर इस केस में हम बात करें तो आपने अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट की तो अब डबल बॉन्ड को आपको कंटिन्यूएशन में कवर करते हुए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा, और इस तरह से आपको इस कंपाउंड की नंबरिंग करनी होगी। नाउ वी कैन कंसीडर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एज 1। अब जरा देखो इस केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन मुझे मिली यहां पर 1, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो क्या मिली? 1 मिली। और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या मिली? तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हम कह सकते हैं कि यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो मिली 2,3। ये यहां पर नंबरिंग का मेरे पास पहला ऑप्शन। अब आप सोचिए, अगर मुझे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी में रखना है और डबल बॉन्ड को अगर पोजीशन लीस्ट असाइन करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा। मैं इस वाले कार्बन से भी तो नंबरिंग स्टार्ट कर सकता हूं ना, तब भी तो मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 असाइन कर सकता हूं। हाँ, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो इसकी पोजीशन 1 कंसीडर करने के लिए मुझे डबल बॉन्ड को कंटिन्यूएशन में कवर करना होगा, और कंटिन्यूएशन में कवर करना होगा तो अब मुझे क्लॉकवाइज मूव करना होगा। और इस तरह से फिर मैं डबल बॉन्ड को कंटिन्यूएशन में कवर करते हैं। मतलब इसे मैंने अगर 1 कहा है तो इसे मुझे 2 कहना पड़ेगा, जैसे मैंने इसे 1 कहा था तो इसे मैंने 2 कहा। तो इस तरह से मुझे नंबरिंग करना होगा। और इसके अकॉर्डिंग अब अगर बात की जाए तो अगेन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ध्यान देना, अगेन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 1। लेकिन अब इस केस में जरा सोचिए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग अगर सब्स्टिट्यूएंट की बात करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है? एक तो फर्स्ट कार्बन पर ही आ रहा है और एक आ रहा है 6 कार्बन पर, 1,6। और अब जरा देखो दोनों ही केस में मैं अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन के बारे में सोचता हूं तो वो तो दोनों में सेम है, इट इज सेम इन बोथ द कंडीशंस। तो अब मैं नंबरिंग का सिलेक्शन डबल बॉन्ड के बेसिस पे तो नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों ही केस में मेरे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है। तो फिर अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए फिर आप क्या कंडीशन लोगे? याद करो, सब्स्टिट्यूएंट में हम बात करते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के सेट ऑफ लोकेंट्स को आप कंपेयर करो, एंड बिटवीन टू सेट ऑफ लोकेंट्स द सेट ऑफ लोकेंट हैविंग फर्स्ट लोअर पोजीशन विल बी प्रेफर्ड। फर्स्ट लोअर पोजीशन तो वो तो इसमें है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट पोजीशन क्या है? 1 है, जबकि यहां पर फर्स्ट पोजीशन क्या है? 2 है। तो फिर तो फर्स्ट लोअर पोजीशन किस में आ रही है? 1,6 में आ रही है। भाई ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इस सेट ऑफ लोकेंट की और इस सेट ऑफ लोकेंट की, तो दोनों सेट ऑफ लोकेंट में से हम किसे प्रेफर करेंगे? इसे हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि एट द फर्स्ट डिफरेंस दोनों में लोअर पोजीशन पहले किस में आ रही है? इस वाले में पहले लोअर पोजीशन आ रही है। अब ये नहीं कि सर इसमें तो 6 है, बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसमें 3 है, छोटा नंबर है, तो हम इसको कंसिडर करें। नो, जहां पहले डिफरेंस पर लोअर पोजीशन होगी हम उसी को ही, उसी सेट ऑफ लोकेंट को हम प्रायोरिटी में रखेंगे। एक बात और ध्यान देना, मैंने पहले भी ये बात की है, पहले एक रूल ये भी अप्लाई होता था कि आप दोनों पोजीशंस को ऐड कर दो। मतलब 6 + 1 7, यहां पर 2 + 3 5, और ये देखा जाता था कि किसका एडिशन कम आ रहा है। मतलब इसको बोलते हैं लोअर सम रूल। दिस इज कॉल्ड लोअर सम रूल। सम रूल में हम क्या करते थे?
सब्स्टिट्यूएंट्स की जो पोजीशंस थी उन पोजीशंस को हम ऐड कर लेते हैं, उसको सम कर लेते थे, और जिसका सम छोटा आता था वो सेट ऑफ लोकेंट प्रेफर किया जाता था। लेकिन ये पहले रूल था, अब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान देना। अब सम रूल यूज नहीं होता है, अब यूज होता है सेट ऑफ लोकेंट रूल, मतलब डायरेक्ट विदाउट एडिशन विदाउट सम। आप तो डायरेक्ट चेक करो, जिस सेट ऑफ लोकेंट में पहले छोटी पोजीशन आ रही है बस वही नंबरिंग करेक्ट होगी, वही सेट ऑफ लोकेंट प्रेफर होगा। तो फिर तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर तो इसमें पहले लोअर पोजीशन आ रही है, मुझे बाद वाले से मतलब ही नहीं है, बाद वाले से मतलब नहीं है, इसमें पहले 1 और इसमें 2 है, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं ये नंबरिंग गलत होगी, ये नंबरिंग सही मानी जाएगी। और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग अब मैं इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिख रहा हूं, तो इट विल बी 1,6 डाइक्लोरो, that is a part P2, then P1. Ring is the main part of compound cyclohexene. या आप कह सकते हैं cyclohexene. 1ene लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि इन अगर इस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन असाइन करने के लिए जिस कार्बन से वो अटैच्ड होता है वहां से नंबरिंग करते हैं, लेकिन वो नहीं है। तो अब डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन असाइन करना है तो उसकी पोजीशन 1 आ जाएगी, वो अंडरस्टूड है। या आप चाहें तो लिख सकते हैं cyclohexene, वो भी करेक्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो रिंग इज द ओनली पार्ट ऑफ कंपाउंड, क्योंकि बाकी में चलो ठीक है इसकी बात कर सकते हैं, इथाइल ग्रुप भी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं रिंग ही हम यहाँ पर मेन पार्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन हमें ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर अगर बात की जाए तो रिंग इज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड। और अब आप ध्यान देना, इसकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? देखो इसमें भी ये मैं वो एग्जांपल्स ले रहा हूं मोस्टली जहां पर आप गलतियां करते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा आपकी मिस्टेक्स को कम करना है। रूल्स आप याद रख लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स फिर भी आप करते हैं, तो मिस्टेक्स ना हो इसके लिए आप देखो यूजुअली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि अच्छा इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन अल्फाबेटिकली सीनियर है, तो ऐसा करते हैं ब्रोमीन को लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए यहां से नंबरिंग कर देते हैं। अब आप ध्यान देना, अगर आपके माइंड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रूल है और उसके अकॉर्डिंग ब्रोमीन को अल्फाबेटिकली सीनियर मानते हुए अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो फिर इस केस में इस तरह से मूव करते हुए आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए सेट ऑफ लोकेंट आएगा, ध्यान देना सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जो सेट ऑफ लोकेंट आएगा वो इस ब्लू नंबरिंग के अकॉर्डिंग आएगा 1, 2, 5। एक तो ये कंडीशन होगी। और दूसरा आप सोचिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है बिफोर अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी इज गिवन टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो फिर तो जरा आप सोचिए, अगर मैं इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए सेट ऑफ लोकेंट क्या आएगा 1, 2, 4। और अब जरा देखो 1 to 5 एंड 1 to 4 में अगर बात की जाए तो पहले फर्स्ट पोजीशन कंपेयर करो, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पोजीशन कंपेयर करो, सेम, यहां भी प्रॉब्लम नहीं। और आगे जाओ, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस द सेट ऑफ लोकेंट हैविंग लोअर पोजीशन विल बी प्रेफर्ड। तो फिर तो ये लोअर पोजीशन है, हम इसको प्रेफर करेंगे, मतलब ये सेट ऑफ लोकेंट प्रेफर होगा। जो ग्रीन वाली नंबरिंग होगी वो सही होगी, ब्लू वाली नंबरिंग इसमें गलत हो जाएगी, ये नंबरिंग इसमें गलत हो जाएगी। यहां पर ग्रीन वाली नंबरिंग को सही माना जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ लोकेंट रूल की। तो हमेशा ध्यान रखें, ये कॉमन एरर आप करते हैं, आप यूजुअली सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमेशा नंबरिंग कर देते हैं, जबकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले आपको क्या देखना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट्स का सेट ऑफ लोकेंट आपको देखना चाहिए। और इस सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग ग्रीन वाली नंबरिंग सही है। अब मैं इसका नेम लिखता हूं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के नेम। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट के नेम को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। नंबरिंग सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग पहले करेंगे, लेकिन लिखते टाइम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो जगह 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 4 इथाइल, 2 ब्रोमो 4 इथाइल, 1 मिथाइल, 2 bromo 4 ethyl 1 methyl, 6 carbon atoms in ring, so it will be cyclohexane.
ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा। दिस इज 2 ब्रोमो 4 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा बताओ, इस कंपाउंड में मेन पार्ट क्या होगा, ओपन चेन पार्ट या रिंग? तो आंसर है रिंग, बिकॉज दैट इज द ओनली पार्ट प्रेजेंट इन कंपाउंड। इस कंपाउंड में भी अगर आप देखेंगे तो ओपन चेन पार्ट नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो फिर ऐसा करते हैं, अगर रिंग ही इसमें मेन पार्ट है तो उसी के कार्बन की नंबरिंग करेंगे। चलिए, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? यस, साइनाइड विल बी कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और ध्यान देना, जिस कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच्ड है हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि इसको पोजीशन लीस्ट असाइन हो। ये मिस्टेक मत करना, बाहर वाले कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करोगे, ये नहीं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग कर दोगे, क्योंकि रिंग अगर मेन पार्ट है तो नंबरिंग तो रिंग के कार्बन की होगी। चलिए अब देखो, OH ग्रुप यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट आपको क्लोज मिलेगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो मल्टीपल बॉन्ड आपको क्लोज मिलेगा। बोलो प्रायोरिटी किसको दें, मल्टीपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को? आंसर है मल्टीपल बॉन्ड को। तो फिर इसमें हो जाएगा 2 3 4 एंड 5। नेम हो जाएगा इसका 4 हाइड्रोक्सी, दैट इज द पार्ट P2, then P1 cyclo alk 5 carbon atoms in chain, it will be pent suffix first ane ene ine। डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, पोजीशन है 2 तो जाएगा 2 इन। और अब इसका सफिक्स बताओ, साइनाइड का सफिक्स हम क्या यूज करेंगे? ध्यान देना, यहां पर आप सफिक्स यूज करते टाइम कई बार गलती करते हैं। यूजुअली स्टूडेंट इसका सफिक्स यहां पर यूज कर लेते हैं नाइट्राइल, जबकि आप याद करो साइनाइड के 2 सफिक्स सजेस्टेड हैं, नाइट्राइल एंड कार्बोनाइट्राइल। और नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल में से नाइट्राइल कब यूज करना है, कार्बोनाइट्राइल कब यूज करना है, तो इसका रूल हमने डिस्कस किया था, याद करो। जनरल सफिक्स हम तब यूज करते हैं जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड होता है। क्या यहां पर इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है क्या? नो। तो फिर यहां पर जनरल नहीं, यहां पर हमें एडिशनल सफिक्स यूज करना होगा एज अ सफिक्स 2। और इसका एडिशनल सफिक्स नाइट्राइल नहीं होता है, इसका एडिशनल सफिक्स होता है कार्बोनाइट्राइल। जैसे आप याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जनरल सफिक्स होता है ओइक एसिड, बट उसका एडिशनल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे इसका एडिशनल सफिक्स होता है कार्बोनाइट्राइल, तो यहां पर आ जाएगा कार्बोनाइट्राइल। So this is the IUPAC name of this compound, 4-hydroxycyclopent 2-ene carbonitrile। इस तरह से आपको इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना होगा। और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो अब यहां पर कंपाउंड में 2 पार्ट्स प्रेजेंट है।
दिस इज ओपन चेन पार्ट एंड दिस इज क्लोज्ड चेन पार्ट। और अब यहाँ पर हमें दोनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को मेन पार्ट कंसिडर करना होगा, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, द पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल बी सेलेक्टेड एज अ मेन पार्ट। तो अमाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड एंड दैट इज नाउ प्रेजेंट इन ओपन चेन पार्ट, सो दिस पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ मेन पार्ट एंड नाउ रिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। हम रिंग को यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि इस बार कंपाउंड का ओपन चेन पार्ट हमारे पास मेन पार्ट है। चलिए मेन पार्ट में हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इस ओपन चेन पार्ट में प्रिंसिपल कार्बन चेन का जब आप सिलेक्शन करोगे तो ये 2 कार्बन आइटम्स आपको मिल जाएंगे, राइट। नंबरिंग की अगर बात की जाए तो जैसा कि ओपन चेन कंपाउंड्स के रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 मार्क करते हुए ये इसकी कार्बन चेन की नंबरिंग हो जाएगी, राइट। अब देखो सबसे पहले हमें लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का नेम। जरा देखो इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। अब मैंने आपसे क्या कहा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की आप अलग से नंबरिंग करो, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूएंट को अलग करके उसका नाम लिखोगे तब भी तो आप उसकी नंबरिंग करोगे ना। तो सब्स्टिट्यूएंट में आप अलग से नंबरिंग करोगे। कहां से स्टार्ट करें नंबरिंग? आप सोचिए सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी होती है। तो क्या आपको यह समझ में आता है कि आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को मेन कार्बन चेन से अलग करूंगा तो यही तो वो कार्बन होगा ना जिस पर फ्री वैलेंसी होगी। तो बस यहीं से मैं नंबरिंग करूंगा इसकी 1 2 3 4 5 6 और इसका नेम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो साइक्लो हेक्साइल या हेक्सेन हेक्साइल। आप ध्यान दो, अगर मैं इसे मेन पार्ट से अलग कर दूं तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा। मैंने आपसे यही कहा, देखो जब आप इसको अलग करोगे तो यही वो कार्बन होगा जहां पर फ्री वैलेंसी आएगी। और याद करें सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से ही नंबरिंग की जाती है। तो जाएगा इसमें 4 5 एंड 6 और इसका नेम क्या जाएगा 3 क्लोरो साइक्लो हेक्साइल। ध्यान रखना हेक्साइल नॉट हेक्सेन, सब्स्टिट्यूएंट है तो जाएगा YL हेक्साइल। ये हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट की मेन कार्बन चेन में पोजीशन क्या है 2, तो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 3 क्लोरो साइक्लो हेक्साइल। नाउ दिस ओपन चेन पार्ट principal carbon chain is having 2 carbons, so it will be eth suffix first n और इसका सफिक्स होता है अमाइड। अच्छा देखो अमाइड के लिए भी 2 सफिक्स सजेस्टेड है, एक तो होता है अमाइड और एक होता है कार्बोक्सिमाइड। क्या यूज करें, अमाइड या कार्बोक्सिमाइड? देखो यहां पर हमें यूज करना होगा अमाइड। क्यों? जनरल सफिक्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है। तो इसका नेम हो जाएगा इथेन कार्बोक्सिमाइड, सॉरी इथेन अमाइड। कार्बोक्सिमाइड यूज नहीं होगा, इट विल बी इथेनामाइड। कार्बोक्सिमाइड तब यूज होता है जब इसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं होता। तो जनरल सफिक्स मैंने यहां पर यूज किया है अमाइड, इथेनामाइड। क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो, अगेन रिंग विल बी द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड सिंस OH group is the principal functional group of compound and it is directly attached to the ring। चलिए तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। और अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए ये यहां पर कंडीशन हमारे पास है, राइट। और अब जरा आप ध्यान देना, इस केस में सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट है और उनकी पोजीशन है 3, तो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन और इसका सफिक्स हो जाएगा ऑल, तो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो एस्टर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एल्डिहाइड ये भी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो जो फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको हम रिंग का ही पार्ट कंसीडर करते हैं, कोई सेपरेट पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब इस केस में भी आप कह सकते हैं देयर इज नो ओपन चेन पार्ट इन द कंपाउंड, द ओनली पार्ट दैट इज रिंग। तो फिर तो रिंग को ही मेन पार्ट कंसीडर करेंगे, उसी के कार्बन की नंबरिंग करेंगे। जरा एल्डिहाइड और एस्टर में बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे माना जाए? एस्टर दैट कम्स फर्स्ट। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड। सो नाउ एल्डिहाइड विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन असाइन करने के लिए हम यहां से नंबरिंग कर देंगे
1 2 3 4 1 2 3 इधर से क्लोज है, तो इस तरह से मूव करते हुए ये इस कंपाउंड की नंबरिंग हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम। अच्छा बता सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितने? आंसर है 2। ध्यान देना, एल्डिहाइड भी सब्स्टिट्यूएंट है, और याद करो एस्टर में जो ऑक्सीजन से अटैच्ड ग्रुप होता है वो भी तो सब्स्टिट्यूएंट होता है। और याद करो ऑक्सीजन से अटैच्ड जो ग्रुप है दैट इज सब्स्टिट्यूएंट इन एस्टर, और ये सब्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल कार्बन चेन से आउट है। याद करो प्रिंसिपल कार्बन चेन से आउट जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, द सब्स्टिट्यूएंट आउटसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। तो फिर तो इसी को सबसे पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा इथाइल। नाउ कम टू द मेन कार्बन चेन, और मेन कार्बन चेन में यहां पर एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट है। याद करो जब एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है कंपाउंड में तो इसके दो प्रीफिक्स सजेस्टेड है, फॉर्माइल एंड ऑक्सो, और उनका यूज कंडीशनल है। एल्डिहाइड के लिए हम फॉर्माइल प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब इसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड ना हो, और इसके लिए हम प्रीफिक्स ऑक्सो तब यूज करते हैं जब इसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड हो। यहां पर बताओ कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं है, कार्बन चेन से बाहर है। बाहर है तो इसका प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे? फॉर्माइल। पोजीशन इज 3, तो जाएगा 3 फॉर्माइल इथाइल, 3 फॉर्माइल साइक्लोपेंट, सफिक्स फर्स्ट एन एंड सफिक्स सेकंड। अब देखो एस्टर के भी दो सफिक्स सजेस्टेड है, ओएट एंड कार्बोक्सिलेट। बताओ क्या यूज करें? ओएट जनरल सफिक्स यूज करें या कार्बोक्सिलेट एडिशनल सफिक्स? तो आंसर है कार्बोक्सिलेट। क्यों? क्योंकि यहां भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर हम यहां पर यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। तो जाएगा इसमें कार्बोक्सिलेट। तो इस कंपाउंड का आईपैक नेम क्या हो जाएगा? इथाइल 3 फॉर्माइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा। ये कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है, अब देखो इस कंपाउंड का हमें आईपैक नेम लिखना है, तो यहां पर आप ध्यान देना फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है। आप कह सकते हैं इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा इसमें ईथर है। याद करो ईथर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो ईथर को तो हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। और याद करें ईथर्स के नेम्स भी हमने डिस्कस किए हैं। ईथर में हम क्या करते हैं? इससे अटैच्ड, इस ऑक्सीजन से अटैच्ड दोनों ग्रुप में से किसी एक को मेन पार्ट कंसीडर करते हैं। तो बताओ मेन पार्ट कैसे कंसीडर करते हैं? इथाइल को या रिंग को? आंसर है रिंग को। रिंग को क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो दिस पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड, एंड नाउ द सेकंड पार्ट अलोंग विद ऑक्सीजन विल बी कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और इसको हम क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी। अब जरा देखो मेन पार्ट क्योंकि रिंग है तो हम रिंग के कार्बन की नंबरिंग करेंगे। चलो बताओ रिंग के कार्बन की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हुए यहां से स्टार्ट करें, या मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन से स्टार्ट करें? आंसर है मल्टीपल बॉन्ड को, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको जाती है? मल्टीपल बॉन्ड को जाती है। अब जरा देखो, अब इसमें भी हमारे पास दो चॉइस है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें तो पोजीशन डबल बॉन्ड को 1 आएगी, और नंबरिंग अगर यहां से स्टार्ट करोगे तब भी 1 आएगी। लेकिन आप देखो अगर आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की तो अब मैं नंबर 2 किसे कहूं? मैंने आपको क्या कहा? डबल बॉन्ड को कवर करते हुए नंबरिंग करना होगा। तो फिर तो डबल बॉन्ड को कवर करते हुए अगर आप नंबरिंग करोगे तो इस केस में डबल बॉन्ड को तो पोजीशन 1 मिल जाएगी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन क्या आएगी? 6। जबकि अगर हमने इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट की होती और डबल बॉन्ड को कवर करते हुए एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव करते हैं तो डबल बॉन्ड को पोजीशन 1 आएगी, और इस बार सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन क्या आएगी? 3। तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन आप 3 असाइन करना चाहोगे या 6? तो 3 असाइन करना चाहेंगे लोअर पोजीशन, तो फिर तो इसका नेम हो जाएगा 3 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सीन। ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 3 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सीन। क्लियर बात है?
और एग्जांपल आप देखो, चलिए इस कंपाउंड का आईपैक नेम लिखते हैं। अब देखो इस कंपाउंड में भी रिंग इसका मेन पार्ट है, और रिंग अगर मेन पार्ट है तो नंबरिंग हमें रिंग की करनी है। क्या इस कंपाउंड में कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? आंसर है नो, क्योंकि ईथर इज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर ईथर सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो यहाँ तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं। तो फिर हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड की, वो भी नहीं है। तो अब हमें नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करना होगा? सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग। और याद करें सब्स्टिट्यूएंट में हम देखते हैं सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब जरा देखो, अगर मैं इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए सेट ऑफ लोकेंट क्या आएगा? 1, और दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे 3 पर, तो आएगा 1,3,3। और अगर मैं इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो उस केस में सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन का सेट क्या आएगा? सेट ऑफ लोकेंट आएगा 1,1, क्योंकि इस बार दो सब्स्टिट्यूएंट 1 पर प्रेजेंट है, और 3 एक सब्स्टिट्यूएंट 3rd पर प्रेजेंट है। तो बोलो 133 प्रेफर होगा या 113 प्रेफर होगा? तो ध्यान देना पहली पोजीशन सेम, एट द फर्स्ट डिफरेंस द सेट ऑफ लोकेंट हैविंग लोअर पोजीशन विल बी प्रेफर। तो फिर इसमें 113 प्रेफर होगा। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं ग्रीन वाली नंबरिंग सही होगी, ब्लू वाली नंबरिंग इसमें गलत हो जाएगी। और ग्रीन वाले नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैं नेम लिखूंगा। तो देखो दो मिथाइल ग्रुप को तो हम लिखेंगे डायमिथाइल, और यहां पर ये ग्रुप है मिथॉक्सी। मिथाइल और मिथॉक्सी में मिथॉक्सी अल्फाबेटिकली सीनियर है, तो जाएगा 3 मिथॉक्सी 1,1 डायमिथाइल, 3 मिथॉक्सी 1,1 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा 3 मिथॉक्सी 1,1 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट आईपैक नेम्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सपोज ये कंपाउंड दिया हुआ है, और इस कंपाउंड का हमें आईपैक नेम लिखना है। देखो यहां पर अगर बात की जाए तो रिंग इज द ओनली पार्ट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इसमें ओपन चेन पार्ट तो है नहीं। अब रिंग अगर इसमें ओनली पार्ट है तो उसी को हम मेन पार्ट कंसीडर करेंगे और उसी की नंबरिंग करेंगे। चलिए अब हमें रिंग की नंबरिंग करना है। देखो नंबरिंग में सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। क्या हम बात कर सकते हैं इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, बिकॉज क्लोरीन की अगर बात की जाए तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरीन तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब यहाँ पर नंबरिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि आप याद करो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर एब्सेंट है तो मल्टीपल बॉन्ड में नेक्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू, फिर नंबरिंग में नेक्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करना है। तो अब जरा ध्यान देना, दो डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट है, दोनों डबल बॉन्ड्स को लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। देखो एक तो अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड को पोजीशन 1 असाइन होगी, लेकिन आप याद करो ये पोजीशन 1 डबल बॉन्ड की तब काउंट होगी जब आप इसके नेक्स्ट कार्बन को नंबरिंग में कंटिन्यूएशन में लें। मतलब इसे अगर आपने 1 का है तो इसे आपको कंटिन्यूएशन में लेते हुए 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये आपको इस तरह से नंबरिंग करना होगी। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ध्यान देना डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी 1,3। देखो 1,3 ये तो हो जाएगी डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 एंड 3, और सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात की जाए तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो जाएगी 6। ये तो हमारे पास एक ऑप्शन हुआ, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन डबल बॉन्ड को लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए ये भी हो सकता है। देखो कि हम इसमें अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं और डबल बॉन्ड को कवर करते हुए अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इसमें क्लॉकवाइज अगर मैं मूव करता हूं तो मेरे पास अब इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आएगी 1,3। ध्यान देना ग्रीन वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड की पोजीशन मेरे पास फिर से 1,3 है, और अब इस बार अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए पोजीशन क्या आएगी 5। तो देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या यहां से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज मूव करें, दोनों ही केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन तो सेम है। तो फिर तो अब इसमें नंबरिंग हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 6 एंड 5 में है।
लोअर पोजीशन विल बी प्रेफर्ड, तो फिर तो ये वाली नंबरिंग इसमें सही होगी, ये नंबरिंग इसमें गलत हो जाएगी। तो ग्रीन वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड का नेम लिखना होगा। चलिए इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो आप ध्यान देना, याद करें ये हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द पार्ट P2, फिर हम लिखते हैं P1, फिर इसके बाद में लिखते हैं एल्क, फिर हम लिखते हैं इसमें S1 और फिर लिखा जाता है S2। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल कार्बन चेन से आउट होता है तो याद करो उसको P2 से भी पहले लिखा जाता है, राइट। चलिए पहले बात करते हैं इसमें P2, क्लोरीन डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, तो ये रिंग कार्बन चेन में ही प्रेजेंट है, तो ये पार्ट हो जाएगा P2। तो ये हो जाएगा 6 क्लोरो। अब उसके बाद में P1 जो कि रिंग इज द मेन पार्ट, तो P1 हो जाएगा इसमें साइक्लो। उसके बाद में हम लिखते हैं एल्क। देखो एल्क यहां पर हो जाएगा 6 कार्बन आइटम्स इन रिंग, तो हो जाएगा हेक्स। और अब यहां पर अगर बात की जाए S1 की, तो 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और अगर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो 2 डबल बॉन्ड्स के लिए हम क्या लिखेंगे, डाइईन। डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखा जाता है, और अगर 2 डबल बॉन्ड्स है तो क्या हो जाएगा, डाइईन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब भी हम एल्क लिखते हैं तो वास्तव में एल्क लिखते टाइम हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एल्क या एल्का। सुनिएगा इस बात को, जब भी आप एल्क लिखते हैं तो यहां पर एक्चुअल में 2 ऑप्शन होते हैं, एल्क या एल्का। मतलब या तो एल्क आप विदाउट ए लिखोगे या फिर एल्क आप लिखोगे विद ए। अब हमें कब इस ए को रिटेन करना है और कब हमें इस ए को ड्रॉप करना है, ये डिपेंड करता है S1 पर। अगर S1 में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर S1 में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज हुआ है तो हमें ए को ड्रॉप करना होगा। सुनिएगा बात को, जैसे मान लेते हैं अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखोगे, इन। और अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो उसको लिखोगे इन। अब इन में आप कह सकते हैं देयर इज नो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स एट ऑल, इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है, तो उस केस में हम इस ए को ड्रॉप करते हुए यहां पर लिखते हैं एल्क प्लस इन, इसे लिखते हैं एल्कीन। हमने ए को ड्रॉप कर दिया है। लेकिन अगर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, अब 2 डबल बॉन्ड्स के लिए आपको क्या लिखना होगा, तो 2 डबल बॉन्ड्स के लिए S1 आपको लिखना होगा डाइईन। और अब जरा ध्यान देना, डाइईन की अगर बात की जाए तो इसमें डाई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, और डाई अगर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है और न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का अगर हमने यूज किया है, तो अब इस बार ध्यान देना, नाउ इन दिस केस दिस ए विल बी रिटेन। अब यहां पर इसे हमें लिखना होगा एल्का डाइईन। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने ए को रिटेन किया है, यहां पर हमने ए को रिटेन किया है, हमने इसे लिखा है एल्का डाइईन। क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर डाई का यूज हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज हुआ है। तो यहां पर क्योंकि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज हुआ है, इसलिए हमने यहां पर ए को मेंटेन किया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर S1 के साथ में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी एसोसिएटेड है, इन दैट केस ए इज टू बी रिटेन्ड। और अगर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में अगर S1 के साथ में अगर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है तो ए विल बी ड्रॉप्ड। क्लियर बात ये? तो अब मुझे आप बताओ कि यहां पर हेक्स लिखा जाए, मतलब एल्क के अकॉर्डिंग हेक्स लिखा जाए, या एल्का के अकॉर्डिंग हेक्सा लिखा जाए, तो आंसर है हेक्सा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका S1 लिखोगे तो 2 डबल बॉन्ड्स होने की वजह से आप लिखोगे डाइईन। डाइईन में डाई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो जाएगा, तो फिर तो इसका नेम हो जाएगा हेक्सा। और अब पोजीशंस की अगर मैं बात करूं तो पोजीशंस आर 1,3, तो 1,3 डाइईन। ये समझ में आ रहा है यहां पर ए क्यों आ रहा है, हमने इसको हेक्स ना लिखकर हेक्सा क्यों लिखा, क्योंकि S1 में यहां पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज हुआ है। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होने की वजह से हमने ए को रिटेन किया है। अगर यहां पर ये डाई नहीं होता, अगर एक ही डबल बॉन्ड होता, डाई नहीं होता, तो फिर हम ए को ड्रॉप कर देते, उस केस में आता है हेक्स इन। लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होने की वजह से, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज होने की वजह से हमने इसको लिखा है हेक्सा डाइईन। तो ध्यान देना, इस ए का मैंने आपको यहां पर यूज बताया कि रूट वर्ड एल्क, रूट वर्ड इट मे बी एल्क और इट मे बी एल्का, डिपेंडिंग ऑन द suffix first. If suffix first has been written along with numerical prefix, then A of alka will be retained.
और अगर S1 का यूज विदाउट न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है तो A विल बी ड्रॉप। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 6-chlorocyclohexaene डाइईन और H2 इसमें एब्सेंट होगा बिकॉज देयर इज नो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं। देखो इस कंपाउंड में भी अगर आप ध्यान दें तो देयर इज नो ओपन चेन पार्ट इन द कंपाउंड, द ओनली पार्ट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज रिंग। तो फिर रिंग की ही नंबरिंग करना होगा और रिंग की अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो रिंग की नंबरिंग में अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इज देयर एनी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड? यस, ध्यान देना OH ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड। और ये OH ग्रुप भी कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है क्योंकि इस कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या होगी? रिंग के कार्बन। तो ये OH ग्रुप भी डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको भी हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में काउंट करेंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर दो OH ग्रुप्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है एंड दिस SH विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, राइट। चलिए नंबरिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी इज गिवन टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो फिर तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो इस OH ग्रुप को पोजीशन आएगी 1 और इसे फिर नेक्स्ट लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो आ जाएगी 1 और 3। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान देना अगर मैं इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पोजीशन तो आ गई 1। अब इसके बाद में नेक्स्ट लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इस OH ग्रुप की पोजीशन आ जाएगी 3। क्योंकि अगर मैं यहां से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करता तो फिर तो 1 2 3 4 5 फिर तो 1 और 5 होता, लेकिन इस तरह से मूव करने से क्या मिला? 1 और 3 मिला। अब जरा देखो यहां पर अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसको तो पोजीशन क्या मिली? 1 और 3 मिली। और इसके साथ में डबल बॉन्ड को पोजीशन क्या मिली? 4। डबल बॉन्ड को पोजीशन मिली 4 और इसके साथ में सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन क्या मिली? 6। सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन यहां पर मिली 6। अब जरा ध्यान देना मेरे पास यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए पोजीशन आ रही है 1 और 3। क्या मैं कह सकता हूं इस 1 और 3 के लिए मेरे पास एक ऑप्शन और भी है। कैसे? अगर मैं नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करूं, अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं 2 और 3 4 5 और 6, क्या मैं कह सकता हूं तब भी तो मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स के लिए पोजीशन 1 और 3 आएगी ना। तो फिर तो मेरे पास इस 1 और 3 के लिए एक चॉइस और भी है। इस 1 और 3 के लिए मेरे पास एक चॉइस और भी है। मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं। अब जरा ध्यान देना इसके साथ में अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो अब मेरे पास यहां पर डबल बॉन्ड को पोजीशन आएगी 5 और सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन आएगी 4। तो अब क्वेश्चन है फिर कौन सा वाला सेट ऑफ फ्लोकेंट इसमें प्रेफर किया जाए? तो ध्यान देना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए तो आप कह सकते हैं दोनों में कंडीशन सेम है। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद में अगर हमें नंबरिंग के लिए डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की कंडीशन है तो प्रायोरिटी किसे दें? तो याद करो फॉर नंबरिंग आफ्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में सब्स्टिट्यूएंट देखा जाता है। तो फिर तो मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो फिर तो ये वाली इसमें लोअर पोजीशन है ये प्रेफर होगा। आप ऐसा इसमें सब्स्टिट्यूएंट दूर है इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्लोज है, होने दो। बिफोर सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। तो फिर तो ये वाली नंबरिंग इसमें करेक्ट होगी, ये नंबरिंग इसमें गलत हो जाएगी। तो मुझे ग्रीन वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का नेम लिखना होगा। अब जरा देखो ग्रीन वाले नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका नेम लिखता हूं तो जैसा कि फॉर्मेट हमने डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर है SH और इस फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है? मर्केप्टो। पोजीशन है 6 तो जाएगा 6 मर्केप्टो। 6 मर्केप्टो। उसके बाद में क्या आ जाएगा? साइक्लो। साइक्लो इज द प्रीफिक्स P1 साइक्लो। उसके बाद में आएगा एल्क। 6 कार्बन एटम्स इन रिंग तो जाएगा हेक्स। अच्छा बताओ हेक्स या हेक्सा? बोले हम चेक करके बताएंगे। कैसे चेक करेंगे? S1 को यहां पर S1 क्या आएगा? इन। क्या इन एक ही डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। क्या इन में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है क्या? नो। तो फिर A विल बी
ड्रॉप, इस बार हेक्सा नहीं लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। इन की पोजीशन क्या आ रही है ग्रीन के अकॉर्डिंग 4, तो जाएगा हेक्स 4 इन। और अब जरा ध्यान देना, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स हम यूज करेंगे ऑल, और दो है तो क्या हो जाएगा डाइऑल, और पोजीशंस क्या है 1 and 3, तो 4 इन 1,3 डाइऑल, ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो 6 मर्केप्टो साइक्लोहेक्स 4 इन 1,3 डाइऑल, ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए तो मेरे पास दो चॉइस थी, मैं यहां से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज आ सकता था, यहां से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज जा सकता हूं। तो उसके बाद में फिर मैंने प्रायोरिटी किसको दी है मल्टीपल बॉन्ड को, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से पहले प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। तो मैंने क्लॉकवाइज मूव किया, क्योंकि क्लॉकवाइज मूव करने पर मुझे मल्टीपल बॉन्ड 4th पोजीशन पर मिलेगा, जबकि यहां से स्टार्ट करके अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता तो मल्टीपल बॉन्ड मुझे 5th पोजीशन पर मिलता। क्लियर बात है? तो इस तरह से इस कंपाउंड का हमने आईपैक नेम लिखा है, राइट। चलिए इस कंपाउंड का आईपैक नेम लिखते हैं। देखो इस कंपाउंड में अब यहां पर आप कह सकते हैं देयर आर 2 पार्ट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यहां पर कंपाउंड में 2 पार्ट्स प्रेजेंट है। 2 पार्ट्स कैसे प्रेजेंट है समझ में आ रहा है? अब यहां पर आप कह सकते हैं कंपाउंड में ओपन चेन पार्ट भी है और क्लोज्ड चेन पार्ट भी प्रेजेंट है। ओपन चेन पार्ट और क्लोज्ड चेन पार्ट दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। तो नाउ वन ऑफ द पार्ट विल बी सेलेक्टेड एज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड। किसे मेन पार्ट कहें? तो मेन पार्ट के सिलेक्शन में पहले हम देखते हैं द पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड will be selected as the main part। तो बताओ इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का कौन सा होगा? इस पूरे कंपाउंड के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप किसे सेलेक्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, and that is present in open chain part। So this part will be considered as the main part of compound and now the ring part will be considered as substituent। अब हम इस पे रिंग पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए ओपन चेन पार्ट अगर यहां पर मेन पार्ट है तो फिर आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन मेन पार्ट में करना होगा। और ओपन चेन कंपाउंड्स में जैसा कि हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो उसी के कार्बन को कार्बन चेन का फर्स्ट कार्बन मानते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो ये यहां पर कार्बन फर्स्ट कार्बन हो जाएगा 2 and 3। दिस इज प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ द कंपाउंड, राइट। चलिए अब लिखते हैं इसमें कंपाउंड का नेम। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नेम। ये यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा? देखो एक बात सोचिए, अगर यहां पर ये OH ग्रुप ना हो, समझना बात को, अगर ये यहां पर OH ग्रुप ना हो, अगर OH ग्रुप नहीं होता तो इस रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इस रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम क्या लिखते हैं? साइक्लोहेक्साइल। ध्यान देना साइक्लोहेक्सेन नहीं साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। इसको हम लिखते हैं साइक्लोहेक्साइल। अब मैं कहता हूं भाई नहीं, इस साइक्लोहेक्साइल में OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ठीक है, अगर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट में जो प्रेजेंट होगा वो भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर हम इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। आ रही बात समझ में? अगर OH ग्रुप ना हो तो साइक्लोहेक्साइल, अगर OH ग्रुप भी साथ में है तो हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, राइट। लेकिन इस हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल में हमें यह बताना पड़ेगा कि OH ग्रुप प्रेजेंट कौन सी पोजीशन पर है। अब कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है तो इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहां से करें? याद करो, सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग हमेशा कौन से कार्बन से करते हैं? जहां पर फ्री वैलेंसी होती है। क्वेश्चन है इसमें फ्री वैलेंसी का है। देखो फ्री वैलेंसी अभी थोड़ी दिखेगी, अगर आप इस सब्स्टिट्यूएंट को मेन कार्बन चेन से अलग कर दोगे तो आपको फ्री वैलेंसी दिख जाएगी। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं इस पार्ट को मेन कार्बन चेन से अलग करूंगा तो यही तो वो कार्बन होगा ना जहां पर मुझे फ्री वैलेंसी मिलने वाली है। तो बस यहीं से नंबरिंग कर दो, तो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो OH ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी? 4th पोजीशन हो जाएगी। मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसका नेम ब्रैकेट में आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। 4 पोजीशन कैसे लिखिए समझ में आ रहा है? देखो अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो फिर तो सबसे अच्छा तरीका है
आप तो ऐसा करो, इसे मेन कार्बन चेन से अलग कर दो, और जब आप इसे मेन कार्बन चेन से अलग करोगे तो मेन कार्बन चेन से अलग करने पर यही तो फ्री वैलेंसी आएगी ना, क्योंकि इसी फ्री वैलेंसी के थ्रू ये कार्बन चेन से कनेक्टेड होगा। और जिस कार्बन पर हटाने के बाद में, सब्स्टिट्यूएंट को हटाने के बाद में जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी आ रही है, नंबरिंग तो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से ही स्टार्ट की जाती है। तो नेम अब आप देख लो, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इट इज 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। और इस सब्स्टिट्यूएंट की मेन कार्बन चेन में पोजीशन क्या है, थर्ड, तो हो जाएगा 3। ध्यान देना, 3 is the position of this complete substituent in the main carbon chain. And what is the name of substituent? 4 hydroxy cyclohexane. और अब प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो हो जाएगा prop, सफिक्स फर्स्ट एन इन आइन, डबल बॉन्ड तो हो जाएगा इन टू इन, और सफिक्स सेकंड तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके 2 सफिक्स सजेस्टेड है, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो यहां पर क्या यूज करें, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? आंसर है ओइक एसिड, क्योंकि इसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूडेड है, तो जाएगा ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा। क्लियर बात ये? चलिए और देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखो, इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर कंपाउंड का नेम क्या होगा। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अरे बताओ, इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड, ओपन चेन पार्ट या रिंग, इसमें मेन पार्ट क्या है, ओपन चेन पार्ट है या रिंग है? या आप ऐसा सोचते हैं कि इसमें ओपन चेन पार्ट है ही नहीं, रिंग इज द ओनली पार्ट, सो ऑब्वियसली रिंग विल बी द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? तो ध्यान देना, इस कंपाउंड में रिंग और ओपन चेन पार्ट दोनों प्रेजेंट है, और मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड विल बी ओपन चेन पार्ट। अब एक पॉइंट ये आता है कि सर इसमें तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमाइड है। भाई अगर आपसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए तो क्या होगा, अमाइड, क्योंकि CON इज कॉल्ड अमाइड। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिंग, राइट? तो फिर पॉइंट ये आता है कि ये अमाइड तो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो फिर तो हम इसको रिंग का ही पार्ट मान करके हम कह देंगे कि इसमें ओपन चेन पार्ट है ही नहीं। देखो, अमाइड इसमें रिंग से डायरेक्टली अटैच तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहां पर जो अमाइड रिंग से अटैच्ड है वो कार्बन के थ्रू अटैच नहीं है, नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है। मैं पैरेलल में एक कंपाउंड और आपको बताता हूं तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब जरा डिफरेंस आप देखो, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, यहां भी फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहां पर अमाइड रिंग से कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है, जबकि यहां पर अमाइड रिंग से कार्बन के थ्रू नहीं, नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड है। और याद करो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप किसे कहेंगे, तो ऑब्वियसली यहां भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अमाइड होगा, और यहां पर भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अमाइड ही होगा। और याद करो, जब अमाइड कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमने डिस्कस किया है कि अमाइड में, इफ अमाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, तो याद करो अमाइड में जो नाइट्रोजन से अटैच्ड ग्रुप होते हैं उनको तो हम हमेशा किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। जो नाइट्रोजन से अटैच्ड ग्रुप होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होते हैं। क्योंकि यहां पर रिंग नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो फिर तो हमें इसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। इसका मतलब हम यहां पर किसे मेन पार्ट कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को मेन पार्ट कंसीडर करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से मेन पार्ट की बात करेंगे, और हम कहेंगे दिस इज द कंपाउंड दैट इज हैविंग ओपन चेन पार्ट। और ओपन चेन पार्ट अगर मेन पार्ट है और इसमें अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन की बात करें तो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो कार्बन चेन का फर्स्ट कार्बन होगा, एंड दिस इज द ओनली कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। दिस इज द ओनली कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, क्योंकि यहां पर फर्दर कोई कार्बन नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें फिर मेन पार्ट क्या है, ओपन चेन पार्ट या रिंग, तो आप कह सकते हैं दिस कंपाउंड इज हैविंग ओनली रिंग पार्ट, देयर इज नो ओपन चेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड, सिंस नाउ कार्बन ऑफ अमाइड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिंग। इस बार हम मेन पार्ट किसे कहेंगे, रिंग को ही मेन पार्ट कहेंगे। यही यहां पर मेन पार्ट है, क्योंकि इस बार रिंग नाइट्रोजन से अटैच नहीं है, कार्बन से अटैच्ड है। और आप कह सकते हैं कि ये इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा,
जो रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो क्या बात समझ में आ रही है? इस केस में रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि यहां पर रिंग मेन पार्ट है। ये डिफरेंस क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें रिंग अमाइड के कार्बन से नहीं नाइट्रोजन से अटैच्ड है, और याद करो अमाइड के नाइट्रोजन से जो ग्रुप अटैच्ड होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा, जबकि यहां पर रिंग अमाइड के कार्बन से अटैच्ड है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपैरिजन मैंने आपको समझाया। अब आप देखो, इस केस में कंपाउंड का नेम लिखना है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट रिंग है और वो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, और क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट आउटसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एन साइक्लोहेक्साइल। ये तो जाएगा इसमें एन साइक्लोहेक्साइल, वन कार्बन एटम इन कार्बन चेन, तो जाएगा मिथ सफिक्स फर्स्ट एन और सफिक्स सेकंड। अब जरा देखो, अमाइड के भी दो सफिक्स होते हैं, अमाइड और कार्बोक्सिमाइड। यहां पर क्या लिखेंगे? अमाइड या कार्बोक्सिमाइड? आंसर है अमाइड, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का कार्बन कार्बन चेन में इन है, तो जाएगा अमाइड। और अब जरा ध्यान देना, इस कंपाउंड में हमने कहा भाई क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन के थ्रू रिंग से अटैच्ड है, तो फिर यहां पर रिंग मेन पार्ट होगा, और रिंग अगर मेन पार्ट है तो इस मेन पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन तो अंडरस्टूड है 1 ही होगी, क्योंकि वहीं से उसको लोअर पोजीशन असाइन करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ यहां पर सफिक्स 2 क्या आएगा? अमाइड या कार्बोक्सिमाइड? इस बार अमाइड नहीं आएगा, कार्बोक्सिमाइड आएगा, क्योंकि इस बार प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन से बाहर है, तो इसका नेम हो जाएगा कार्बोक्सिमाइड। तो ये तो कंपाउंड हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिमाइड, जबकि इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? एन साइक्लोहेक्साइल मीथेनामाइड। यहां पर हमने रिंग को सब्स्टिट्यूएंट क्यों कहा? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहां पर रिंग अमाइड के कार्बन से नहीं नाइट्रोजन से अटैच्ड है, और अमाइड में नाइट्रोजन से जो ग्रुप अटैच्ड होगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन यहां पर रिंग अमाइड के कार्बन से अटैच्ड है, तो फिर तो हमने इस फंक्शनल ग्रुप को रिंग का ही पार्ट मानते हुए रिंग को मेन पार्ट कंसीडर किया। तो ये यहां पर दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। सो दिस इज अबाउट IUPAC नेम्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसके बाद में हमें स्टार्ट करना होगा IUPAC नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, और वो हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। तो बात करेंगे इसमें IUPAC नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स।